गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको इस वीडियो में जो काव्य भाग से 7वां नंबर है वो है गज़ल, और इसके जो शीर्षक है वो साय में धूप। इसके आपके सामने हम प्रश्न उत्तर करवाएंगे। अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं, यहाँ है प्रश्न नंबर 1। आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है। यहाँ बच्चों प्रश्न है आपका, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है। क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझाइए। गुलमोहर का शाब्दिक अर्थ होता है एक फूलदार वृक्ष, किंतु सांकेतिक अर्थ यहाँ पर बड़ा मार्मिक है। गुलमोहर का घना छायादार वृक्ष अपने घर, नगर और देश का प्रतीक है। अतः जीवन वही उत्तम है जो अपने घर की सुखद छाया में है, और मृत्यु वही उत्तम है जो दूसरों को सुख देने के खातिर अपने प्राण गंवा दे। यहाँ पर ये सांकेतिक अर्थ जो है गुलमोहर का, जैसे एक गुलमोहर का वृक्ष बहुत फूलदार होता है, इसी प्रकार यहाँ पर अपने जो देश है उसकी जनता का प्रतीक बताया है। ये उन्होंने कहा है, यदि मरे तो गुलमोहर की तरह, यानी कि अपने परिवार के बीच में, और यदि जिए तो मरे अपने परिवार की तरह, अपने गुलमोहर के पेड़ के नीचे दूसरों को सुख देने की खातिर मरे। और जीना है तो अपने घर के अंदर, जैसे एक परिवार के अंदर सुखी रहता है, उसी प्रकार गुलमोहर का जो फूलदार वृक्ष है वो परिवार का सांकेतिक अर्थ है। क्वेश्चन नंबर है आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है। पहले शेर में चिराग एक बहुवचन में आया है। बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में।
यहाँ प्रश्न है, पहले शेर में चिराग एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर कवि ने पहले शेर में चिरागा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है। इसका अर्थ है हर घर को सरकार की दी जाने वाली सुख सुविधाएं। दूसरी बार कवि ने चिराग शब्द का एक वचन के रूप में प्रयोग किया है, जिसका अर्थ वे सुख सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा नगरों को उपलब्ध करवाई जाती हैं, किंतु अब तक कोई भी सहायता उपलब्ध नहीं हुई और उसके अनुरूप कवि ने एक ही शब्द का प्रतीकात्मक एवं लाक्षणिक प्रयोग करके अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचय दिया है। यहाँ पर प्रश्न नंबर आता है आपका 3। गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यह दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? किस तरह के लोगों की ओर है? यहाँ पर अभी बताया गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत जी या दुष्यंत कुमार का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? कवि ने इस शेर में उन लोगों की ओर संकेत किया है जो किसी भी स्थिति को सहज रूप से स्वीकार कर लेने के लिए तैयार नहीं है। अन्याय होने पर भी वे विरोध का स्वर ऊंचा नहीं करते, अपितु उस अन्याय को ही अपना भाग्य समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज से स्पष्ट कीजिए। आज से स्पष्ट कीजिए, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ए एहतियात जरूरी है। ए एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। यहाँ पर ये जो गजल है, इस गजल का आशय स्पष्ट करना है। कवि ने इस शेर में अन्याय करने वाली सरकार व शासन का कड़ा विरोध किया है तथा जनता को अपने अधिकारों के लिए छंद के बंधन आवश्यक हैं। जनता को जागरूक किया है, इसलिए कवि को डर है कि कहीं सरकार उसकी जुबान न बंद कर दे। जिस प्रकार गजल की सावधानी के लिए छंद का जो बंधन होता है वह आवश्यक है, वैसे ही शासन को चलाने के लिए विद्रोह को दबाना भी नितांत आवश्यक हो जाता है। इसलिए शासन व सत्ता के लोग कुछ भी कर सकते हैं, वे अपनी मनमानी करने में कभी नहीं चूकते। आगे गजल के आसपास के जो प्रश्न हैं वो यहाँ है। दुष्यंत की इस गजल का मिजाज कहते हैं स्वभाव। दुष्यंत की इस गजल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है। इस कथन पर विचार कीजिए। दुष्यंत गंभीर चिंतन वाले कवि थे।
वे समाज की पीड़ा को समझते थे। समाज में व्याप्त विषमताओं को उन्होंने समीप से देखा। वे अनुभव करते थे कि सरकार के द्वारा आम जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए कारगर यानी अच्छे कदम उठाने चाहिए, किंतु सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा था। इसलिए वे चाहते थे कि ऐसी सरकार का गठन किया जाना नितांत आवश्यक है जो जनता की पीड़ा को समझ सके और उनकी पीड़ा या उनके दुख दर्द का निवारण कर सके और अपने उनके कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्य या उनको सुविधाएं दे सके। इसके लिए कवि चाहता है कि समाज की सोच व विचारों में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए कवि ने इसमें मिजाज की बात कही है, यानी कि लोगों का जो मिजाज है, कवि की गजल का मिजाज में बदलाव लाना अति आवश्यक है और वो चाहता भी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है गजल के आसपास में, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दुष्यंत की गजल का चौथा शेर पढ़ें और बताएं कि गालिब के उपयुक्त शेर से वह किस तरह जुड़ता है। दुष्यंत जी इस गजल का चौथा शेर गालिब के उक्त शेर से प्रभावित नजर आता है। गालिब साहब ने जन्नत की कल्पना, जन्नत कहते हैं उसको क्या है, स्वर्ग को, जन्नत कहते हैं स्वर्ग को, उर्दू का शब्द है, और जहन्नुम कहते हैं नर्क को। जन्नत की कल्पना उसमें की गई है, जबकि गालिब जन्नत की हकीकत को भली भांति समझता है। इसी प्रकार दुष्यंत ने खुदा की प्राप्ति की कल्पना की है। जन्नत और खुदा दोनों एक ही विषय हैं। दोनों शेरों में संतुष्टि का सवाल है। चलो मानसिक संतुष्टि के लिए जन्नत और खुदा का विचार यदि मन में आया तो ये भी बहुत अच्छा है। आगे कुछ इस प्रकार के ये उर्दू के इसमें शब्द आए हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, एक मुहावरा भी है, और इस प्रकार के कुछ इसके अंदर मुहावरे हैं जो आपको आपकी पुस्तक में भी मिल जाएंगे, और आप एक बार उनको पढ़ करके उनके उत्तर ढूंढ करके भी अपनी पुस्तक में लिखिएगा। तो यहाँ पर कुछ बहुत से थोड़े से प्रश्न हैं, अंदर उसमें मिल जाएंगे आपको। ऐसे नाते रिश्ते पर लागू होता है जो सुख देने की अपेक्षा दुख देते हैं। ऐसे विद्यालयों पर लागू होता है जब विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। ऐसे अस्पतालों पर लागू होता है जहां जीवन की अपेक्षा मौत दी जाती है। यह ऐसी पुलिस व्यवस्था पर लागू होता है जहां सुरक्षा की बजाय असुरक्षा मिलती है। बच्चों यहाँ पर आपको ये अभ्यास के प्रश्न करवाए हैं। अब इसके बाद आपको परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न जो हैं वो आप अपनी नोट उसमें जो पुस्तक है आपकी उसमें से देख करके याद करेंगे, और ये प्रश्न भी आप अपनी नोटबुक पर लिख करके इनको अच्छी तरह से याद करेंगे। साथ में जो अभी दूसरी वीडियो में मैंने व्याख्या करवाई थी, पूरी गजल और गजल की व्याख्याएं आपको याद भी होनी चाहिए और लिखी हुई भी आपकी कॉपी पर होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको हम गजल यानी कि काव्य भाग में गजल कविता नंबर 7 उसके परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको करवाते हैं। यहाँ पर आपको परीक्षा उपयोगी प्रश्न करवा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, जुबान शायर की ए एहतियात जरूरी है,
एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। इस बहर के लिए ये एक गजल है और इसका आपको काव्य सौंदर्य बताना है। इस गजल के अंदर काव्य सौंदर्य क्या है, तो यहाँ पर हम इसका काव्य सौंदर्य बता रहे हैं। नंबर 1, कवि ने इस शेर में विद्रोह के स्वर को शासकों द्वारा कुचल देने की सच्चाई का उल्लेख किया है। नंबर 2, भाषा भावानुकूल है। भाषा भावानुकूल है। विद्रोह स्वर की मुखरता दृष्टव्य है। नंबर 4, उर्दू शब्दों का सार्थक प्रयोग हुआ है। नंबर 5, शब्द चयन सटीक व सार्थक है। सटीक व सार्थक है। यहाँ पर जो पहली यहाँ ये गजल है, इस गजल का जो काव्य सौंदर्य है वो काव्य सौंदर्य यानी कि कविता के अंदर क्या क्या प्रयोग हुआ है वो हमने यहाँ पर बताया है। इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। यहाँ पर भी कवि ने राजनीतिक व्यवस्था पर कटाक्ष किया है और शासन या सत्ता जनता की सुरक्षा व बेहतरी के लिए होती है, जबकि शासन या सत्ता जनता की शोषक बन जाए तो कोई क्या कर सकता है। नंबर 2, दरख्तों के साए में धूप लगना, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा व्यंग्यात्मक है। उर्दू शब्दावली का सार्थक प्रयोग हुआ है। संपूर्ण शेर में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। शांत रस का परिपाक हुआ है। प्रश्न नंबर 3, निम्न पंक्तियों में भी निहित काव्य सौंदर्य बताना है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय गरीब जनता के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। उर्दू शैली का प्रयोग हुआ है। गजल शैली सुंदर व सार्थक प्रयोग में प्रस्तुत की गई है। व्यंग का पुट भी दिखाई देता है। भाषा प्रभाव में है और प्रभावशाली है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको 3 गजल के काव्य सौंदर्य बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साए में धूप शीर्षक कविता का प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखिए। इस गजल में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजनीतिक शासन व्यवस्था आदि का यथार्थ चित्रण किया है। कवि ने बताया है कि स्वतंत्रता से पहले यह तय हुआ था कि स्वतंत्रता मिलने के पश्चात प्रत्येक घर को
जितनी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो सब मिलेंगी, लेकिन सत्ता के गलियारे में वो सब जो वादे थे वो खो गए हैं। सब सुख सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जानी थी, किंतु देखने में आज कुछ और ही आया है। यहाँ जीवन के सुख और सुविधाओं के साधन कुछ लोगों के हिस्से में सिमटकर रह गए हैं। आज भी आम आदमी इससे वंचित रह गया है। उसका जीवन अभाव से ग्रस्त था और आज भी ग्रस्त है। राजनीतिक भ्रष्ट हो गए हैं, चारों ओर भ्रष्टाचार, शोषण, गरीबी का साम्राज्य स्थापित हो गया है। कवि ने प्रस्तुत गजल में यही बताया कि कहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं देने का वादा किया गया था, लेकिन यहाँ तो सुख सुविधाएं कुछ लोगों के जो खास आदमी होते हैं, थोड़े पावरफुल, उनके हाथों तक ही सिमट कर रह गई हैं। आज भी गरीब व्यक्ति सभी सुख सुविधाओं से वंचित हैं। और यहाँ पर एक हर घर के लिए एक एक चिराग, यानी हर घर को एक एक सुख सुविधा पहुंचाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि कविता में कवि ने तत्कालीन राजनीतिकों व भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग किया और गरीब जनता के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई है। यहाँ आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। साय में धूप गजल में कवि ने मानवीय पीड़ा को यथार्थ धरातल पर प्रस्तुत किया है। स्पष्ट करें। इस गजल में कवि ने यह बताया है कि स्वतंत्रता से पूर्व यह निश्चित था कि हर घर को अंधकार से दूर करने के लिए एक दिया, एक दीपक जरूर मिलेगा, परंतु परिस्थितियां इसके विपरीत रही हैं। आज ये हालात पैदा हो चुके हैं कि पूरे शहर के लिए भी एक दीपक उपलब्ध नहीं है। इस कथन द्वारा कवि ने मानवीय पीड़ा को यथार्थ धरातल पर उतारा कि राजनीतिकों के द्वारा ये बात कही जानी कि प्रत्येक घर के लिए एक दीपक मैसर होगा, हर घर को सुख सुविधा पहुंचाई जाएगी, लेकिन सत्ता के गलियारे में जो सुख सुविधाएं हैं वो कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट कर रह जाती हैं। कहाँ तो एक एक घर को देने के लिए वादा किया था, लेकिन आज जो सत्ताधारी लोग हैं, जो राजनीतिक हैं, वो एक पूरे शहर को भी एक दिया नहीं दे सकते, क्योंकि राजनीतिक जो हैं अपने स्वार्थ के वश जो सुविधाएं होती हैं वो अपने ही चंद लोगों के, खास लोगों के हिस्से में छोड़ देते हैं। आम जनता इनसे वंचित रह जाती है। प्रश्न नंबर 6। प्रस्तुत गजल में कहीं निराशा दिखाई देती है तो कहीं आशा की किरण। स्पष्ट कीजिए। गजल की आरंभिक पंक्तियों में कहा तो निश्चित था कि हर पहली पंक्ति में जो मैंने करवाया था कि एक दीपक उपलब्ध होगा, और कहाँ ये हालात हो गए हैं कि पूरे शहर को भी एक दीपक दिखाई नहीं दे रहा और न मिला है। कवि की निराशा ही दिखाई देती है कि पूरा शहर भी आज उसी अंधियारे में जी रहा है। कविता की अंतिम पंक्तियों में जिए तो अपने बगीचों में गुलमोहर के तले कवि को आशा की किरण दिखाई पड़ती है। मानव के प्रेम का प्रतीक ही गुलमोहर है, उसके लिए यह वह अपना सब कुछ समर्पण करना चाहता है। कवि ने कहा है कि जिए तो गुलमोहर के लिए। गुलमोहर अपने भरे पूरे परिवार के लिए प्रयोग हुआ है। यदि अभावों में ही जीना है तो कम से कम अपने घर, अपने गुलमोहर एक परिवार के बीच में ही जिए, ताकि सब लोग अपना दुख दर्द बांट सके। और जिए तो यदि हम दूसरों के गुलमोहर में जिएंगे तो अपनी शान और शौकत के लिए जिएंगे और कुछ करके जिएंगे, यानी कि जो मरेंगे भी तो अपने प्राणों का बलिदान देकर मरेंगे, वो भी हम देश पर अपने प्राणों को न्योछावर कर देंगे। गजल में क्वेश्चन नंबर 7। गजल से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये जो अभी यहाँ पर गजल प्रस्तुत हुई है, इनसे क्या शिक्षा मिलती है? इस गजल से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार और अभाव आदि को देखकर छटपटाहट तो अवश्य होती है, किंतु हमें अपनी उम्मीदों का दामन कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। मानवता एवं मानव प्रेम के लिए हमें अपना सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए।
इन बातों से एक बात स्पष्ट होती है कि हमें किसी भी विकट परिस्थिति में आकर अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। देर सवेर कभी ना कभी तो हमारा सपना पूरा होगा। उसने कवि ने कहा है कि सपना देखना बुरा नहीं है। अब यदि हमें वो चीज हकीकत में सच्चाई में नहीं मिल पाती तो सपने देखना तो बुरा नहीं है। हम यथार्थ में जो सपने देख रहे हैं तो कम से कम उनसे तो हम खुश हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, इस गजल में निराशावादी पक्ष का वर्णन अपने शब्दों में करें। इस गजल की आरंभिक पंक्तियों में यह बताया गया है कि कहाँ तो निश्चित था कि एक दीपक प्रत्येक घर को उपलब्ध होगा, यानी कि प्रत्येक घर को सब सुख सुविधाएं मिलेंगी और कोई भी घर सुख सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। हालात ऐसे बने कि यहाँ तो कोई दीपक एक पूरे शहर के भी लिए नहीं बना। आज भी स्थिति ऐसी है, जब कोई मंत्री बनता है, कोई इलेक्शन चुनाव जीतते हैं तो वो भी अपने शहर को प्रकाशमान नहीं कर सकते। मानवता एवं मानव प्रेम के लिए जो करना था वो सब लोग भूल जाते हैं। एक दीपक पूरे शहर को नहीं मिलता। इस पंक्ति से कवि के निराशावादी पक्ष की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि कवि यहाँ आकर निराशावादी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, दुष्यंत कुमार बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। इनकी कृतियों में के आधार पर बताइए। इन्होंने जो अपनी कृतियां लिखी हैं, जैसा कि मैंने आपको उनके कवि परिचय में करवाया था कि उनकी अनेक कृतियां थी, आपको मैंने बताई भी हैं। दुष्यंत कुमार का हिंदी की नई कविता के कवियों में प्रमुख स्थान है। भले ही दुष्यंत कुमार कवि के रूप में विख्यात हैं, किंतु इन्होंने काव्य, नाटक, आलोचना, एकांकी, उपन्यास आदि अनेक साहित्यिक विधाओं का सफलतापूर्वक कलम चलाई है। इन्होंने उर्दू की सुप्रसिद्ध विधा गजल का हिंदी कविता में सफल प्रयोग किया है, जो काफी सिद्ध हुआ है। हिंदी में भी गजल लिखी जाती हैं और लिखी जा सकती हैं। दुष्यंत कुमार ने अपनी हिंदी गजलों में बहुत ख्याति अर्जित की है, यानी कि उनकी बहुत बहुत दूर तक यश फैला है। अतः स्पष्ट है कि श्री दुष्यंत कुमार बहुमुखी प्रतिभा वाले महान साहित्यकार थे। बच्चों, इस वीडियो में आपको परीक्षा उपयोगी प्रश्न करवाए हैं। ये सभी प्रश्न आपकी बुक में हैं, तो सभी प्रश्न आपको याद होने चाहिए और अपनी नोटबुक पर लिखने भी हैं।